हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, पार्ट टू के अंदर आप सभी का स्वागत है। पार्ट टू क्यों है सर? क्योंकि इस प्रश्नावली फर्स्ट वास्तविक संख्याओं का जो छोटे छोटे प्रश्न जो थे उनका पार्ट फर्स्ट जो हम पहले ले चुके हैं और आज उसका क्या है, पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है अपन ने छोटे छोटे प्रश्न, लगभग आधे घंटे की क्लास थी, उसके अंदर अपन ने 20 प्रश्न लिए थे और अच्छे से अगर आपने देखी है वो क्लास तो आप सभी को पता होगा कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और मस्त अच्छे प्रश्न थे जिनको अपन ने समझने का प्रयास किया। और अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखें। वैसे तो थंबनेल के हिसाब से आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सी क्लास होगी, पर फिर भी न मिले तो आपको जो है चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको जो है कक्षा 10 की छोटे छोटे प्रश्नों वाली जो मैथमेटिक्स की क्लास है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको जाकर जरूर देखें। और वो भी महत्वपूर्ण है, आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं वो सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर। और पार्ट टू वास्तविक संख्याएं। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की। कुछ जो भी प्रश्न होंगे आज की क्लास में अपन इसको फिनिश करने वाले हैं। 10 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, लिखिए। तो विषम संख्या तो सभी को पता है प्यारे मित्रों, जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, विषम संख्या कह देते हैं। तो उन सभी को क्या करना है, लिखना है। तो अपन लिख देंगे फटाफट से। आपको लग रहा होगा कि सर ये कौन से बच्चों वाले सवाल है, पर यही सवाल आते हैं। इसी टाइप के प्रश्न पहले भी पूछते थे और अब भी पूछते हैं और छोटे छोटे प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। तो छोटी प्रश्न जो भी बनने लायक है, जो भी खास है, वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा ताकि आपको कोई दुविधा उत्पन्न न हो एग्जाम में। तो 0 और 50 के, 0 और 50 है ना, 0 और 50 के बीच की कितनी विषम संख्या है, लिखिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है कितनी है, उनको लिखना है। भाई लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा, बाकी तो गिन के बता सकते थे। विषम संख्याएं देखिएगा ध्यान से, कौन कौन सी है। जो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है ना बेटा, वो विषम संख्या होती है। तो जैसे 1 में नहीं जाता, फिर 3 में नहीं जाता, फिर 5 में, फिर 7 में, फिर 9 में, फिर 11 में, फिर 13 में, फिर 15 में, फिर 16 17 में, फिर 18 19 में, फिर 20 21 में, फिर 22 और 23 में, फिर 23 के बाद में क्या आएगा, 24 25 आएगा, फिर 26 27 आएगा, फिर 28 29 आएगा, फिर 30 31 आएगा, फिर 32 33 आएगा, फिर 34 35 आएगा, फिर 36 37 आएगा, फिर 38 39 आएगा, फिर 40 41 आएगा, फिर 42 43 आएगा, फिर 44 45 आएगा, फिर 46 46 आएगा, और फिर 48 49 आएगा, और फिर 50 50 तो आएगा ही नहीं भाई, क्योंकि सम संख्या है। और 51 इसमें काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न ने कहा कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कितनी है, लिखिए। तो हमने जितनी भी थी बेटा वो क्या कर दिया, अपन ने लिख दिया। और विषम संख्या किसे बोलते हैं आप सभी को पता होगा, वैसे 10th क्लास का लेवल इतना नीचा नहीं होना चाहिए ना। जिसमें 2 का भाग जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता उसे विषम संख्या कहते हैं ना। तो जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा था उन सभी संख्याओं को अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, लिख दिया। तो ये जो है अपना 20वां जो 21वां प्रश्न है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अपन 21वें प्रश्न की। प्रश्न 21 ये है, प्रश्न 21 ये है कि 55 100 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखिए। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को, अभाज्य गुणनखंडों को, अभाज्य गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखो। ये पहले भी बता दिया भाई, घातांक रूप में लिखो। एक सवाल आया था जिसमें मैंने करवाया था पिछले पार्ट के अंदर, घातांक रूप में लिखो। वापस समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है बेटा, 1260 के क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं सर। ये लिखा अपने अभाज्य गुणनखंड 1260, जिसके पीछे 0 होता है उसमें किसका भाग जाता है, 6 का, सॉरी 2 का है ना, 6 का तो लगाना ही नहीं है। 2 का लगा है, इसमें 6 बार गया, और फिर इसमें 3 बार गया, और फिर इसमें 0 बार गया, 630 बार चला गया। फिर 2 का भाग सर इसमें 3 बार, फिर इसमें 1 बार, फिर इसमें 5 बार। फिर 3 का भाग लगा सकते क्या, बिल्कुल लगा सकते हो सर। 3 1 जा 3, 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 2 अंक साथ में लेते तो भाग टूटने का क्या आता है, 0, और 3 5 जा 15। फिर 3 का भाग लगाया, इसमें 3 एकम 3 3 2 3 3 9, और 3 5 15, और फिर इसमें 5 का भाग, फिर ये 7 बार, फिर 7 का भाग ये 1 बार। तो इसको घातांक रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1260 फिर बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे चेक करो सर, 2 कितनी बार है, 2 बार सर, तो 2 की घात 2, फिर इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात 2, फिर 5 और इंटू 7। तो ये क्या हो चुका है, घातांक रूप हो चुका है।
इज दैट क्लियर? ये प्रश्न नंबर 12वां, 22वां, 21वां था, 22वां है ना, पहले 21वां कर लिया अपन ने। अगला प्रश्न देखो, 55 व 88 का लसागु ज्ञात कीजिए। ये हो गया ना कंप्लीट भाई। अब अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, देखिएगा प्रश्न 23, 55 व 88 का लसागु ज्ञात करो। 55 व 88 का क्या ज्ञात करना है? लसागु। और प्यारे मित्रों, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप सभी को पता है कि लसागु कैसे निकालते हैं। जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी को साथ में लिखकर उनका लसागु निकालते हैं। जैसे कि सर यहाँ पे ये तो है 55 और ये कितने हैं 88। 5 का भाग जा रहा है तो लगा दो सर, पहले 2 का लगा देते हैं। चलिए 2 का 55 में नहीं जाएगा सर, इसमें जाएगा 44 बार। फिर 2 का जाएगा इसमें, 55 में नहीं जाएगा सर, इसमें जाएगा 22 बार। फिर सर 2 का इसमें नहीं जाएगा तो इसको रहने दो, इसमें जाएगा 11 बार। फिर लगाते हैं सर 5 का 1 और ये 1, फिर 1 1 इधर, फिर 11 का ये 1 और ये 1। एलसीएम लसागु का मतलब क्या होता है? एलसीएम लघुत्तम समाप्त वर्तक। तो दो संख्याएं थी, दोनों को अपन ने साथ में लिखा और इनके गुणनखंड निकाल लिए। अब एलसीएम निकालना था तो ऐसे लिख देंगे 55 व 88 का लसागु बराबर क्या आया? 2 2 2 5 और 11। तो ये लिखा अपन ने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, ये लिख दिया अपन ने भाई, कोई दिक्कत नहीं। सर जी अब क्या करवा दो इनको गुणा, 11 इंटू 5 तो 55 हो गया, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8, तो 8 इंटू 5 40 और ये 4 और 40 और 440। तो इसका जो एलसीएम है ना वो कितना हो जाएगा बेटा? 440 हो जाएगा। ये इसका था एलसीएम। अब बात करें अपन आगे, तो प्रश्न ये है थोड़ा सा अब लंबा प्रश्न है, तो एक बार इसको रफ करते हैं फिर अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। समझिएगा ध्यान से भाई, एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ जी, बात करते हैं अपन 24वें प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24 लिखा हुआ आपके सामने, दो संख्याओं के लसागु यानी कि एलसीएम व में से एचसीएफ के संबंध लिखिए। के बीच में जो संबंध है ना वो अपने को संबंध इन दोनों का जो क्या होता है फॉर्मूला वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? देखिएगा, फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याएं यानी ए इंटू बी। ये होता है दो संख्याओं के बीच एचसीएफ और एलसीएम के हिसाब से संबंध। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 24। अब बात करते हैं प्रश्न 25 की। तो प्रश्न नंबर 25 ये है, 24 व 72 का एलसीएम ज्ञात करें। पहले कर लिया अपन ने ऐसा प्रश्न, वैसे बार बार करने की जरूरत है नहीं। तो 24 व 72, 24 व 72 का लसागु ज्ञात करें। तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था दोनों संख्याओं को साथ में लिखेंगे और सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। 26 नंबर का प्रश्न दे रखा है, x बराबर 2 की घात 3 और 3 की घात 2। x बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 3 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 हो तो x तथा y का लसागु व में से ज्ञात करो। ठीक है भाई, इसका क्या ज्ञात करना अपने को? लसागु व में से ज्ञात करना। दिख रहा ना भाई सभी को? लसागु और क्या निकालना है? इसका में से अपने को निकालना है। अब नॉर्मल बेसिक लाइन में अगर लसागु में से पूछ ले तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है सर, पर इसमें क्या लिखा हुआ डायरेक्ट गुणनखंड में लिखा हुआ तो बहुत सारे मित्र जो नहीं पढ़कर जाते हैं तो उनको दुविधा हो जाती है। हालांकि बहुत सामने पढ़ा भी होगा कि पिछले एग्जाम में भी इसको पूछा गया था, तो जहां से पढ़ रहे हो वहां कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा भाई। तो चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों का जो है अपने को क्या निकालना? लसागु और में से निकालना है ना, तो हम लिखेंगे, जैसे देखना इसको मैं लिख दूं समझने के लिए, x बराबर 2 इंटू 2 और फिर इंटू 3 की घात 2, सॉरी यहाँ पे 3 2 और एक बार आएगा ना, 2 एक बार और आएगा,
2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार, फिर इंटू 3 की घात 2 यानी 3 को कितनी बार लिखेंगे बेटा, 2 बार लिखेंगे। x बराबर सिंपल कर लिया थोड़ा सा, y बराबर भी लिख देते हैं एक बार सर। ये लिखा अपन ने y बराबर, यहीं पर लिखता हूं मैं, y बराबर क्या है, 2 की घात 2 है और 3 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 मतलब 2 इंटू 2 और फिर 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3, ये अपन ने लिख दिया। फिर x तथा y का लेस है और मैं से निकालना, दोनों ही निकालने हैं बेटा, तो अपन जैसे यहां पे लिखूं मैं x तथा y का लेस है। लेस में आपको क्या करना है, जो ज्यादा बार आता है ना उसको लेना है। अब ऐसा सवाल आ गया तो सर थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, तो लेस में क्या करना पड़ेगा, ऐसा आ जावे तो आपको जो ज्यादा बार आता है उसको लेना। चेक करो आप, दो देखो, दो इसमें कितनी बार है, 3 बार सर, और इसमें दो कितनी बार है, 2 बार, तो दोनों में ज्यादा किसमें है, इसमें है ना, तो इसमें अपन 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, फिर इंटू। आया क्या समझ में सर, दोनों में दो ज्यादा बार किसमें है, इसमें है, तो ज्यादा बार वाले को लिखा। इसमें 3 कितनी बार है सर, 2 बार, इसमें भी 3 कितनी बार है सर, 2 बार, तो हमें एक बार ही लिख देना है, दो 3 को है ना, 3 इंटू 3, तो फिर इनका गुणा करवा लो सर, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, और 36 की टेबल 2 बार बोली तो कितना हो जाएगा भाई, 72, तो यानी कि इसका जो लेस है वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और अगर या फिर घातांक रूप में दे रखा हो लेस है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 की घात 3 और फिर इंटू 3 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मैटर खत्म, बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेस है, अगर ऐसे गुणांक में दे रखा है, डायरेक्टली गुणा दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, तो जो दोनों में जो ज्यादा बार आता है ना उसको लिखना है। क्लियर भाई, ये तो हो गया एलसीएम। अब बात करते हैं इसके एचसीएफ यानी में से, कि एक्स तथा वाई का मैं, एक्स तथा वाई का मैस है। अब एक्स तथा वाई का मैस है कैसे पता करेंगे बेटा, तो मैस है तो नॉर्मल वे है, कैसे कैसे, जो दोनों में सेम मिल रहा है उसका मैटर लिखो और मैटर खत्म। जैसे दो एक बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है ना, तो ये लिखा मैंने 2 इंटू 2, फिर इंटू 3 कितनी बार मिल रहा है बेटा, 2 बार मिल रहा है ना, तो 3 इंटू 3, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 3 36, तो इसका जो x और y का जो मैस है ना बेटा वो कितना हो गया, 36 हो गया। कोई दिक्कत है इसके अंदर, नहीं है भाई। अब बात करें अपन अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लैस ज्ञात कीजिए। तो लैस निकालना मैंने बता दिया, तो प्रश्न नंबर 27 में 27 यहीं पर ऐड कर देता हूं डायरेक्टली, आप होमवर्क में नोट कर लीजिए उसको 27, और फिर आपको लगे कि दुविधा है इस सवाल में तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कहां पर दुविधा है, बाकी नॉर्मल नोट कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 व 404 का लैसे ज्ञात कीजिए, का लैसे ज्ञात कीजिए। तो लैसे आप अपने हिसाब से ऐसे दोनों संख्याओं को साथ में लिख के और लैसे निकाल सकते हो। पहले अपन ने कर लिया ऐसा सवाल तो वापस नहीं कर रहे, इसको रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है ना भाई। तो ये आप अपने हिसाब से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर दुविधा लगे आपको कि आंसर आपको लगे कि हाँ जी गलत आ रहा है सर, तो कमेंट कीजिएगा, आपको वापस अवेलेबल करा दिया जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक रूट एक परिमेय संख्या। ये तो बड़ा सवाल हो गया, तो चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर केवल अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन छोटे छोटे जो बनने वाले प्रश्न हैं उन्हीं को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। केवल छोटे छोटे वाले जो प्रश्न बनते हैं ना उन्हीं को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं अपन। ये हो गया लैसे मैसे भी हो गया, और ये हो गया छोटे छोटे प्रश्न, ये भी हो गया। इधर संख्याओं के लैसे और मैसे ज्ञात की, दो संख्याओं गुणनफल ये हो, तो ये भी हो गया। ये हो चुके हैं अपनी क्लास के छोटे छोटे प्रश्न। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इसी के साथ में मैं लिखवा देता हूं ऐसे ही, ठीक है ना, वो भी, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके साथ में कुछ बड़े प्रश्न है वो भी कर लेना आप। जैसे एचसीएफ दे रखा है 306, 657 बराबर क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, 9 दिया गया है। तो
क्या ज्ञात करना है, तो LCM ऑफ 306,657 बराबर क्या होगा। एलसीएम निकालना है, इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है, तो इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। नॉर्मल सवाल है, आपने पढ़ रखा होगा, प्रश्नावली के अंदर भी आ चुका है। तो ये थोड़ा बड़े सवाल अपन नहीं करें, अपन क्लास का इंटेंशन यही है कि भाई छोटे छोटे प्रश्न ही अपन करेंगे इसमें, ठीक है। बड़े सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बड़े सवालों की जो क्लास रहेगी ना, वो अपना सिलेबस पूरा होने के बाद, पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा, तब आपको बड़े सवालों की भी इंपोर्टेंट क्लासेस मिलना चालू हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए फिर बात करें अपन अगले प्रश्न की। तो एक प्रश्न हो रहा है इसके अंदर, ये भी इंपोर्टेंट है, प्रश्न नंबर 29 कर लेते हैं इसमें। √3 सिद्ध कीजिए कि, है ना, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न नंबर 29 भी हो चुका है एकदम कंप्लीट। इसके बाद में एक प्रश्न और भी है, यहां पे लिखूं मैंने, इन दो सवाल को रफ कर देते हैं। दो प्रश्न और है लास्ट फर्स्ट चैप्टर के, तो ये सारे खत्म इसमें लगभग। जो बड़े सवाल होंगे उनको वापस करेंगे, बस सोल्व भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 30, ये बड़े प्रश्न इसलिए सोल्व नहीं कर रहा हूं, पर पहले बता दे रहा हूं मैं कि चालाक ये ठीक ठाक प्रश्न है, चलने वाले प्रश्न है। 72 और 120 का मैं से ज्ञात कीजिए, फिर इसका ले से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120, 72 व 120 का मैं से ज्ञात करें, मैं से ज्ञात करें, फिर ले से ज्ञात कीजिए, फिर ले से ज्ञात कीजिए। ये आपका एक उदाहरण है, बड़ा सवाल है, तो इस क्लास में अपन इसको नहीं खींचेंगे। बाकी इन सवालों को अपन वापस जब बड़े सवालों की इंपोर्टेंट क्लासेस लेंगे, तो ये बड़े सवाल आपको उन क्लासों में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोई दुविधा हो तो आप वहां से समझ सकते हो। 3+2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। फिर भी इसमें सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एंड लास्ट क्वेश्चन 32, प्रश्न ये है कि संख्याओं 510 और 92 में के लैसे और मैसे ज्ञात कीजिए। प्रश्न 32, संख्याओं 510 व 92 के लैसे व मैसे ज्ञात कीजिए, लैसे व मैसे ज्ञात कीजिए, और फिर जांच कीजिए कि, फिर जांच कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, मैं से इंटू ले से। ठीक है भाई, ये अपना मैटर हो चुका है बिल्कुल खत्म। और पहली जो प्रश्नावली थी ना, उसके जो भी छोटे छोटे प्रश्न बनने वाले थे वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए। और इसके बाद में आपको जो है नॉर्मल बेसिक चीज एक और पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। या फिर परिमेय संख्या के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है, Q ≠ 0 होना चाहिए। ये भी क्लियर है ना भाई। एक दो चीजें और याद आ गई तो मैं भी यहाँ पे इसी क्लास में कंप्लीट करवा देता हूँ आपको। बिठाऊं भाई इसको, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, फिर शायद कोशिश रहेगी कि बाहर से कुछ ना पूछे। जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है, कैपिटल N से दर्शाया जाता है।
1 से शुरू होके कहां तक चलती है, अनंत तक। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है, 1 होती है, और इसको दर्शाया जाता है n से। फिर इसके बाद में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, और ये सभी मैंने लिखवा रखा जो परिभाषाओं वाली क्लासेस ली थी उसके अंदर, है ना। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर W, और 0 से स्टार्ट होती है, कहां तक चलती है भाई, अनंत तक चलती है, 0 से अनंत तक चलती है। फिर इसके बाद में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को दर्शाया जाता है, पूर्णांक संख्या को दर्शाया जाता है इससे I या Z से दर्शाया जाता है, और ये माइनस अनंत से कहां तक जाती है, प्लस अनंत तक जाती है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखेगा। और परिमेय संख्या की परिभाषा आपको पता ही है भाई, परिमेय संख्या की जिसे p बटे और q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पर q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और अपरिमेय की इसका उल्टा हो जाएगा, जिसे p बटे और q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, और पाई अपरिमेय संख्या होती है, ये सारा मैंने आपको लिखवा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अपन अगली नई क्लास के साथ, जिसके अंदर अपन प्रश्नावली 2 बहुपद जो है उसके कुछ बनने वाले छोटे और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे छोटे छोटे, उन सभी को एक ही क्लास में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, सीताराम।